आप देख रहे हैं मोहब्बत इत्तफाक की। साकिब बहुत देर से बैठा स्टेशन पर किसी का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उधर से किसी ने फ़ोन उठाया तो साकिब ने थोड़ा नाराज़ होते हुए एक सांस में कहा, शादाब मियाँ, ये आपका हर बार का है। हर दफ़ा आप देरी करते हैं। हम कब से आपका यहाँ स्टेशन पर वेट कर रहे हैं और आप हो कि अभी तक आपके दीदार नहीं हुए। मियाँ, ट्रेन गुजर जाएगी तब आएंगे आप। शादाब, अरे अरे साकिब मियाँ, हम बस घर से रवाना हो चुके हैं। आप खामखा इतना नाराज़ हो रहे हैं। हम बस कुछ ही देर में आपके पास पहुंच रहे हैं। आप फिक्र ना कीजिए, आपकी ट्रेन नहीं छूटने देंगे हम। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। इतना कहकर साकिब ने फ़ोन काट दिया। अभी साकिब ने फ़ोन रखा ही था कि उसके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज़ आई, आप ज़रा उधर होकर बैठ जाएंगे, हम भी यहाँ बैठ जाएंगे। साकिब ने जिधर से आवाज़ आई उधर देखा तो बुर्का पहने एक लड़की खड़ी थी। साकिब को उस लड़की की आवाज़ ने पहले ही मुतासिर कर दिया था। लड़की ने बुर्का पहना था जिसकी वजह से उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। जब साकिब ने उसकी आंखें देखी तो आंखों में ही गुम हो गया। तभी लड़की ने फिर से कहा तो लड़की की आवाज़ से साकिब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए थोड़ा सरक कर कहा, जी बैठिए। लड़की बैठ गई। साकिब बार बार उसकी तरफ देखता, लेकिन लड़की इससे बेखबर अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। अचानक ही उसने साकिब की तरफ देखा तो साकिब दूसरी तरफ देखने लगा। लड़के ने साकिब से कहा, जनाब, क्या आप हमें आपका मोबाइल देंगे? दरअसल हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, इसी वजह से वो बंद हो गया है और हमें हमारे अब्बू को कॉल करना है। साकिब ने जल्दी से अपना फ़ोन लड़की की ओर बढ़ाकर कहा, जी ज़रूर लीजिए। लड़की ने फ़ोन लिया और अपने अब्बू को कॉल किया। उधर से किसी ने फ़ोन उठाया तो लड़की ने कहा, अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, हम निसार बोल रहे हैं। फिर उधर से उसके अब्बू ने कुछ कहा तो निसार ने कहा, ये हमारा मोबाइल नहीं है, हमारा मोबाइल बैटरी लो होने की वजह से बंद हो गया है, इसीलिए किसी और के फ़ोन से कॉल किया है। फिर अब्बू ने कुछ कहा तो निसार ने कहा, जी अब्बू, हम खैरियत से हैं, हम अभी दिल्ली स्टेशन पर हैं, भोपाल पहुंचकर हम आपको कॉल कर लेंगे। जी अब्बू, हम ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। इतना कहकर निसार ने फ़ोन रख दिया। फिर मोबाइल साकिब की तरफ बढ़ाकर कहा, आपका शुक्रिया, लीजिए आपका फ़ोन। साकिब ने अपना फ़ोन लिया और कहा, वैसे आप भोपाल जा रही हैं? निसार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी। साकिब ने भी हंसते हुए कहा, इत्तेफाक से हम भी भोपाल ही जा रहे हैं। निसार ने हंसते हुए कहा, जनाब, इत्तेफाक से तो कोई कहीं नहीं जाता, जाते तो किसी काम से ही हैं। वैसे तो भोपाल में हमारे चाचा जान रहते हैं, वहाँ उनकी लड़की का निकाह है, वहाँ जा रहे हैं। आप किस काम से जा रहे हैं? साकिब ने हंसते हुए कहा, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। वैसे हम वहाँ अपने मामू के यहाँ जा रहे हैं, ऑफिस की छुट्टी है तो बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। वैसे हमारा नाम साकिब है, साकिब सैफ़ी। निसार भी अपना नाम बताती कि साकिब बोल पड़ा, आपका नाम निसार, सही कहा ना? निसार ने साकिब की तरफ देखते हुए कहा, आपको कैसे मालूम हमारा नाम? साकिब ने हंसते हुए कहा, अभी फ़ोन पर आपने ही तो बताया। निसार मुस्कुराई और कहा, जी हाँ, हम तो भूल ही गए। साकिब ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी, हो जाता है कभी कभी। ताकि साकिब के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। साकिब ने पीछे मुड़कर देखा तो शादाब खड़ा था। साकिब ने उसे देखते हुए कहा, आ गए आप जनाब? अरे कभी तो टाइम पर आ जाया कीजिए। शादाब ने कान पकड़ते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा साकिब मियाँ, वो अम्मी जान को तो आप जानते ही हैं ना, हमारे कहीं जाने की बात आती है तो उन्हें बड़ी फिक्र होने लगती है, बस सुबह से लगी हुई है। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताओ ट्रेन के आने में कितना वक्त लग जाएगा? साकिब ने अपने सीधे बाजू पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा, अभी 3:45 हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। शादाब ने कहा, 15 काफ़ी हैं, हम अभी आए, कहते हुए शादाब वहाँ से चला गया। साकिब ने शादाब को आवाज़ दी तो शादाब ने बगैर रुके ही जाते हुए कहा, आ रहे हैं। साकिब ने अब उसके जाने के बाद बड़बड़ाते हुए कहा, ये शादाब मियाँ भी ना। फिर साकिब ने जैसे ही निसार की ओर देखा तो वो कोई किताब पढ़ रही थी। साकिब ने उसे कुछ ना कहा, बस वो उसे पढ़ता हुआ देखता रहा। 5 मिनट बाद शादाब आया तो उसके हाथ में समोसे, चाय और बहुत सारे बिस्किट और चिप्स के पैकेट थे। साकिब ने देखा तो अपना सर पकड़ लिया
اور کہنے لگا، شاداب میاں، آپ ایک تو گھر سے کافی دیری سے آئے ہو اور پھر بھی آپ بھوکے ہی آئے ہو، کیا خالہ جان نے آپ کو کھانا نہیں دیا کھانے کو؟ شاداب اب ثاقب کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، ثاقب میاں، امی جان نے تو بنایا تھا اور ہم کھا کر بھی آئے ہیں، لیکن وہ تو راستے میں ہی ہضم ہو گیا۔ ثاقب نے حیرانی سے شاداب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ گھر سے اسٹیشن تک پیدل آئے ہیں؟ شاداب نے کہا، نہیں تو۔ ثاقب نے اب شاداب کو ہلکے سے چپت لگاتے ہوئے کہا، تو کھانا کیسے ہضم ہو گیا؟ شاداب نے بچوں کی طرح کہا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ شاداب کی اس بات پر کتاب پڑھتی ہوئی نثار بھی مسکرا دی۔ ثاقب نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا کیوں لے آئے؟ شاداب نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھوپال بہت دور ہے جناب، بیچ میں ہمیں بھوک لگی تو۔ شاداب کی اس بات پر نثار کو ہنسی آ گئی۔ شاداب نے جب نثار کو ہنستے دیکھا تو کہا، آپ ہنس کیوں رہی ہیں محترمہ؟ ہم نے کوئی چٹکلا سنایا کیا؟ نثار نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، سو سوری۔ شاداب نے ثاقب سے کہا، اچھا آپ یہ سب چھوڑیے اور کھائیے۔ ثاقب نے کہا، ہم رستے میں کچھ اور لے لیتے، اتنا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاداب نے اب کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں، جتنا ہوگا ہم کھا لیں گے، باقی ٹرین میں بیچ دیں گے۔ ثاقب نے سوال کرتے ہوئے کہا، اچھا جی، بیچ دو گے، اور وہ کیسے کرو گے، اور کون لے گا آپ سے یہ سب؟ شاداب نے اب اپنی بڑائی کرتے ہوئے کہا، ارے ثاقب میاں، آپ جانتے نہیں ہو شاداب کو، یوں ہی کچھ ہی لمحات میں بیچ دیں گے۔ ثاقب نے اپنی ایک آنکھ کی وہ اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں بھی تو بتائیے آخر کیسے بیچیں گے آپ؟ شاداب نے کہا، رکیے بتاتے ہیں۔ شاداب نے اپنے ہاتھ میں تھیلیاں اٹھاتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، 10 کے دو، 10 کے دو، لٹ گیا مال، لٹ گیا تڑکتا بھڑکتا مال، جلدی کیجیے لٹ گیا مال۔ شاداب نے جس انداز سے ایکٹنگ کی تو نثار کو اب پھر سے ہنسی آ گئی، اور اس بار ثاقب بھی ہنس دیا۔ شاداب نے اپنے سار کی طرف دیکھ کر کہا، آپ ہو کون اور ہنس کیوں رہی ہو؟ نثار نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے ثاقب سے کہا، جناب، آپ کے یہ دوست بڑا فنی ہے۔ شاداب نے چڑھتے ہوئے کہا، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں محترمہ، جواب دیجیے۔ نثار کچھ بولتی کہ ثاقب بول پڑا، ان کا نام نثار ہے اور یہ بھوپال جا رہی ہیں، اور ابھی ابھی تمہارے آنے سے پہلے ہی ہماری دوستی ہوئی۔ نثار نے حیرانی سے ثاقب کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ شاداب نے کہا، اوکے چلو اچھی بات ہے، لیکن دوبارہ ہنستا نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ثاقب، اب کہاں چلے؟ شاداب، پانی کی بوتل لے کر آتے ہیں۔ شاداب کے جانے کے بعد ثاقب نے نثار کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گھور کر ثاقب کو دیکھ رہی تھی۔ ثاقب نے اسے ایسے اپنی طرف گھورتا پایا تو پوچھا، کیا ہوا، آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نثار نے غصے سے کہا، آپ نے کیا کہا ان سے کہ ہماری دوستی ہوئی ہے؟ کب ہوئی؟ ہم نے صرف آپ سے موبائل لیا تھا کال کرنے کے لیے، دوستی کا ہاتھ تھوڑی نہ بڑھایا تھا، اور ویسے بھی ہم اجنبیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا جی، اجنبی سے موبائل مانگ سکتی ہیں، دوستی نہیں کر سکتی۔ نثار نے کچھ نہیں کہا، بس زور زور سے ہنسنے لگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں نثار؟ نثار نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، دراصل ہم مذاق کر رہے تھے، ہم جب آپ کے پاس بیٹھے تبھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ آپ اچھے انسان ہیں، تبھی تو آپ سے ہم نے موبائل مانگا، نہیں تو یہاں بہت سے لوگ ہیں، کسی سے بھی مانگ سکتے تھے۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، اور آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہم اچھے شخص ہیں؟ ہم برے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ نثار مسکرائی، آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارے ابو کہتی ہیں کہ کسی شخص کی شخصیت کی پہچان کرنی ہو تو اس کی آنکھوں میں دیکھیے، سب سمجھ آ جائے گا۔ ثاقب جو نثار کی طرف دیکھ رہا تھا مسکرا کر بولا، یہ سب فلمی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کے والد شاید فلمی ہیں تھوڑے۔ نثار نے اسی انداز میں کہا، فلمی نہیں ہیں جناب عالم، اسلام کی پڑھائی کا بہت بڑا جانکار ہیں ہمارے ابو، اور تجربہ ہے ان کو اس سب کا۔ ثاقب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، چلیے کبھی اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی آپ کے والد سے، تب ہم بھی تھوڑا تجربہ لے لیں گے، فی الحال ٹرین آ گئی ہے، چلیے۔ نثار نے دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ ثاقب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، یہ شاداب میاں کہاں رہ گئے؟ تبھی اسے شاداب آتا ہوا دکھائی دیا۔ ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی تو سواریاں چڑھنے لگی، نثار بھی چڑھ گئی اور اندر جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں ثاقب اور شاداب بھی آ گئے۔ نثار نے دیکھا تو کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاداب نے منہ بناتے ہوئے کہا، گھر بسانے آئے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم؟
साकिब ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। फिर साकिब ने निसार की तरफ देखकर कहा, वो दरअसल हमारी भी सीट इसी में है। निसार ने कहा, ओह अच्छा। साकिब और शादाब ठीक निसार के सामने बैठे थे। निसार ने अपना मोबाइल का चार्जर निकाला और फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया। फिर अपने बैग से वही बुक दोबारा निकाली और पढ़ने लगी। शादाब ने भी मोबाइल में ईयरफोन लगाए और अपने कान में लगाकर वीडियोस देखने लगा। साकिब ने जब निसार को बुक पढ़ते देखा तो कहा, लगता है आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। निसार मुस्कुराई और कहा, जी हमें बचपन से बुक्स और नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। साकिब ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए निसार को पढ़ते हुए देखता रहा। फिर उसे नींद आने लगी तो वो ऊपर जाकर सो गया। कुछ देर बाद शादाब भी सो गया। लगभग 1 घंटे बाद निसार ने बुक को रखा और वो भी लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के 9 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो साकिब की नींद खुली। साकिब नीचे उतरा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद आया तो देखा शादाब सो रहा है और फिर उसने निसार की तरफ देखा तो वो भी सो रही थी। साकिब वापस ऊपर चढ़ गया और लेट गया। ट्रेन भी वापस चल पड़ी। तभी साकिब ने करवट ली तो उसकी नज़र नीचे सोई हुई निसार पर गई। निसार बुर्का पहने ही सो रही थी, लेकिन ट्रेन में जलती लाइट की हल्की रोशनी में उसकी काजल से सनी आंखें साकिब को दिखाई दे रही थी। हालांकि निसार की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। साकिब काफ़ी देर तक निसार की आंखें देखता रहा और फिर नज़रें हटा ली। फिर अपने मन में कहा, कुछ तो बात है आपकी आंखों में, एक कशिश है आपकी इन आंखों में। मालूम नहीं, लेकिन कुछ अपनापन सा लगता है आपकी आंखों में। ऐसा क्यों लगता है कि हमारा इन आंखों से कोई पुराना रिश्ता है। इसी उधेड़बुन में साकिब को वापस नींद आ गई। रात 11 बजे ट्रेन भोपाल स्टेशन पर आकर रुकी। निसार की नींद खुल गई। उसने अपना सामान उठा लिया और जैसे ही जाने लगी कि उसकी नज़र शादाब और ऊपर सोए हुए साकिब पर पड़ी। उसने मन ही मन में कहा, ये लोग तो अभी भी सो रहे हैं। निसार ने उन्हें उठाया तो साकिब की नींद खुल गई। निसार ने धीरे से कहा, हम भोपाल पहुंच चुके हैं, और फिर आगे बढ़ गई। साकिब ने शादाब को जगाया। दोनों ने अपना सामान उठाया और बाहर आ गए। साकिब ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन निसार उसे कहीं नज़र नहीं आई। दोनों अब स्टेशन से बाहर आ खड़े हुए। शादाब ने अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला और उसे फाड़ कर खाते हुए कहा, यह कादिर मियाँ कहाँ रह गई? कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। साकिब ने भी रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, आ जाएगा। तभी साकिब की नज़र कुछ ही दूरी पर खड़ी निसार पर पड़ी। शायद वो भी किसी का इंतज़ार कर रही थी। साकिब उस ओर बड़ा ही था कि तभी एक गाड़ी निसार के सामने आकर रुकी। निसार ने सामान गाड़ी में रखा और अंदर जा बैठी। फिर गाड़ी वहाँ से निकल गई। साकिब अब उस जाती हुई गाड़ी को देखता रहा। तभी वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर आया तो शादाब ने कहा, अरे यार कादिर मियाँ, हम कब से आपका यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। कादिर ने शादाब को गले लगाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा शादाब भाईजान, हम तो आ ही रहे थे कि हमारी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। अब ने इतनी रात को कहाँ पंचर बनाने वाला मिलता, इसीलिए हमने घर से दूसरी गाड़ी मंगवाई। शादाब, अच्छा ठीक है, अब चलो। कादिर, साकिब भाईजान कहाँ हैं? शादाब, अभी तो यहीं थे। तभी उन्हें एक और खड़ा साकिब दिखाई दिया। दोनों साकिब के पास गए तो वो वहीं कहीं और ही खोया हुआ था। उसकी निगाहें सड़क की तरफ थी। शादाब ने पहले उसके चेहरे को देखा, फिर जिधर वो देख रहा था उधर देखा। फिर धीरे से कहा, साकिब मियाँ क्या देख रहे हो? लेकिन साकिब जैसे कहीं और ही खोया हुआ था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शादाब ने अब ज़ोर से साकिब को हिलाते हुए कहा, साकिब मियाँ। साकिब अब एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ, क्या हुआ जनाब? घर चलना है या नहीं, या फिर यहीं घर बसाएंगे आप स्टेशन पर ही? साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। तीनों गाड़ी में आ बैठे। कादिर ने गाड़ी चलाते हुए कहा, वैसे साकिब भाईजान, आप ऐसे वहाँ खड़े किसके ख्यालों में गुम थे? साकिब ने घूरकर कादिर को देखा तो कादिर ने सामने देखते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मत बताइए। तभी कादिर ने गाड़ी में म्यूज़िक चला दिया तो गाना बजने लगा। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। साकिब ने जब गाना सुना तो मुस्कुरा दिया। शादाब ने देखा तो टूका, क्या बात है साकिब मियाँ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। साकिब ने कुछ नहीं कहा और बाहर देखने लगा।
कुछ देर बाद तीनों घर पहुँचे। रात ज़्यादा थी तो दोनों कमरों में जाकर सो गए। सुबह दोनों नीचे आए तो वहीं मामू मिल गए। दोनों ने मामू को सलाम किया। मामू ने सलाम का जवाब देकर कहा, हमेशा आप दोनों की अम्मी यही करती हैं, बस आप दोनों को भेज देती हैं। अरे भाई, हमारी दोनों बहनों ने हमें इतना पराया कर दिया कि उनके पास हमसे मिलने के लिए वक्त ही नहीं है। साकिब ने कहा, एक मिनट मामू जान, आप सीधे उन्हीं से शिकायत कीजिएगा। साकिब ने शादाब की अम्मी और अपनी अम्मी दोनों को कॉल पर ले लिया था। मामू जान पहले तो दोनों पर बहुत नाराज़ हुए, लेकिन फिर बाद में मान भी गए। साकिब और शादाब दोनों की अम्मी ने वादा किया कि वो जल्द ही आएंगी। कुछ देर बात करके दोनों ने फ़ोन रख दिया। साकिब की मुमानी भी आ चुकी थी। साकिब और शादाब ने उन्हें भी सलाम किया। कुछ देर बाद मुमानी चाय बनाने किचन में चली गई। शादाब की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी तो कादिर ने कहा, किसे ढूंढ रहे हैं भाईजान? शादाब ने चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए कहा, देख रहे हैं तूफ़ान नहीं आया आज घर में। तभी पीछे से किसी ने शादाब को आवाज़ दी, हम यहाँ हैं भाईजान। शादाब ने पीछे देखा तो आफरीन खड़ी थी। उसे देखते ही शादाब और साकिब के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। शादाब ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आफरीन भागकर शादाब के गले लग गई। शादाब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं भाईजान, और आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फूफी जान और सब कैसे हैं? आफरीन ने पूछा तो शादाब ने कहा, फूफी जान और सब बिल्कुल ठीक हैं। आफरीन ने साकिब के गले लगते हुए कहा, और हमारी बड़ी फूफी जान और सब कैसे हैं भाईजान? साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह सब बिल्कुल ठीक हैं। शादाब और साकिब की अम्मी दोनों सगी बहनें थीं। शादाब की अम्मी छोटी और साकिब की अम्मी बड़ी थी। शादाब और साकिब दोनों ही हर साल जून के महीने में अपने मामू दिलशाद साहब के यहाँ 8 दिन के लिए छुट्टियाँ मनाने आते थे। लेकिन साकिब के लिए ये छुट्टियाँ बहुत खूबसूरत होने वाली थी। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। एक सुबह सभी बाहर हॉल में बैठे हुए थे तो मामू जान ने कहा, 2 दिन बाद राशिद मियाँ के यहाँ लड़की की शादी है। तो कल रात उनका फ़ोन आया था। कह रहे थे कि शादी में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। अब हम उनके यहाँ शादी के रस्मों में शामिल हो जाएं। आफरीन ने चहकते हुए कहा, हम तो कल वहाँ होकर भी आए हैं पापा। हिना बाजी ने हमें कहा भी था कि हम रुक जाएं, लेकिन हम ही चले आए। मामू जान ने कहा, ठीक है, आज शाम हम सब चलेंगे। मामू जान ने शादाब और साकिब से भी चलने को कहा। पहले तो साकिब ने मना कर दिया, लेकिन कादिर और शादाब के कहने पर वो मान गया। शाम को सभी राशिद मियाँ के यहाँ जाने के लिए तैयार हुए और निकल गए। कुछ ही देर में सब राशिद मियाँ के यहाँ पहुँचे। राशिद मियाँ मामू जान की पूरी फैमिली को देखकर बहुत खुश हुए। मामू जान और राशिद मियाँ आपस में बातें कर रहे थे। आफरीन दुल्हन हिना के पास चली गई थी। मुमानी भी राशिद मियाँ की बीवी के साथ चली गई। बाकी शादाब, साकिब और कादिर एक और खड़े बातें कर रहे थे। साकिब अब चारों ओर नज़रें दौड़ाकर देख रहा था। कुछ ही देर बाद वो जब पानी पीने गया और पानी पीकर जैसे ही पलटा, किसी लड़की से टकरा गया। लड़की ने बगैर उसकी तरफ देखे अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, कैसे शख्स हो आप? देखकर चलना चाहिए ना। साकिब को आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसके मुंह से एक ही नाम निकला, निसार। निसार नाम सुनते ही सामने खड़ी लड़की ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो चौंकते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साकिब ने भी कुछ हैरानी से कहा, हम अपने मामू जान के साथ यहाँ आए हैं। ये घर हमारे मामू जान के दोस्त का है, उनकी लड़की की शादी है। लेकिन साकिब ने बोलना चाहा तो निसार ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, आपके मामू हमारे चचा जान के दोस्त हैं और ये हमारे चचा जान का घर है। साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इत्तेफाक है। निसार ने भी हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल। साकिब ने कहा, वैसे पहले आपको बुर्के में देखा था तो सिर्फ आपकी आंखें देख के ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब बगैर बुर्के के देखा तो सिर्फ आपकी आवाज़ से पहचान लिया और आप जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत हैं। निसार मुस्कुराई, जी शुक्रिया। हम चलते हैं, अभी हमें जाना होगा, बाद में मिलते हैं। कहकर निसार वहाँ से चली गई। साकिब अब काफ़ी खुश लग रहा था क्योंकि निसार जो यहाँ थी। कुछ देर बाद फिर साकिब और निसार आमने सामने थे। साकिब बार बार निसार को देख रहा था। निसार साकिब को देखकर सिर्फ मुस्कुरा देती। आफरीन जो हिना के पास ही बैठी थी सब देख रही थी। देर रात सभी वापस घर आ गए और आखिरकार शादी वाला दिन भी आ गया। साकिब आज तैयार होने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा रहा था। शादाब ने उसे छेड़ते हुए कहा,
میاں آپ کی شادی نہیں ہے جو آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، جلدی کیجیے، ثاقب نے خوشبو لگاتے ہوئے کہا۔ بس ہو گیا، آ رہے ہیں۔ ثاقب نے آج سفید رنگ کا پٹھانی سلوار اور کرتا پہنا تھا، اس کے اوپر کالے رنگ کی جیکٹ پہنی تھی، وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سبھی لانچ میں پہنچ گئے۔ ثاقب کی نظریں تو بس نثار کو ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن نثار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ثاقب کو نثار دلہن کے ساتھ نظر آئی۔ نثار نے آج ریڈ اینڈ بلیک کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی بہت تھی، لیکن آج اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ نثار کی نظر ثاقب پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور سے آنکھوں سے ہی اشارہ کر کے پوچھا، کیا ہوا؟ ثاقب نے اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کو ملا کر اشارے میں ہی کہا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ نثار نے نظریں نیچی کر لی اور مسکرا دی، پھر نظریں اٹھا کر ثاقب کی طرف دیکھ کر اشارے میں ہی کہا، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ نکاح کا وقت ہوا تو نثار نے جوتا چھپائی کی رسم بھی کی، جس میں اسے اپنے جیجو سے 21,000 روپے ملے۔ کچھ ہی دیر بعد نثار ہیرا کے پاس بیٹھی تھی تو اس کے پاس آفرین آ کر بولی، آپ کو ٹیرس پر کوئی بلا رہا ہے۔ نثار نے کہا، کون ہے؟ آفرین نے کہا، آپ خود ہی دیکھ لیجئے جا کر۔ نثار نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ نثار ٹیرس کی طرف چل دی۔ اوپر جا کر اس نے دیکھا ثاقب کھڑا ہے۔ آپ؟ ثاقب نے کہا، جی مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ جی کہیے۔ دیکھو ہمیں باقی لڑکوں کی طرح کہنا نہیں آتا، ہم سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آپ کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو آپ کی آنکھوں سے ہی محبت ہو گئی تھی ہمیں آپ سے۔ کیا آپ ہم سے نکاح کریں گی؟ نثار بس ایک پل کو اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر بولی، دیکھیے آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ابو سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہی کی مرضی سے شادی کریں گے، جسے ہمارے لیے ہمارے ابو پسند کریں گے، ہم اسی سے شادی کریں گے۔ ہم اپنے ابو سے یہ حق نہیں چھین سکتے، اور ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو اپنا دوست مانتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ثاقب خاموش سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، آپ کو پتہ ہے نثار، ہمیں اب تک آپ سے محبت تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، اور آپ کے لیے دل میں عزت والا خاص مقام بن گیا ہے۔ آپ بہت ہی نیک اولاد ہیں نثار، ماں باپ کو فخر ہوتا ہے آپ جیسی اولاد پر۔ کیا ہوا جو آپ ہم سے محبت نہیں کرتی؟ لیکن ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں اور تعمر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر ثاقب مسکراتے ہوئے وہاں سے نیچے آ جاتا ہے۔ نثار بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ ثاقب اداس تھا لیکن خوش بھی تھا کہ اس نے ایک نیک لڑکی سے محبت کی۔ پوری شادی میں نثار اور ثاقب پہلے جیسے ہی رہے۔ وداعی ہو گئی، ثاقب اور باقی سب گھر آ گئے۔ 2 دن بعد نثار اپنے امی ابو کے ساتھ واپس دلی آ گئی۔ اس کے اگلے دن ثاقب اور شاداب بھی دلی واپس آ گئے۔ ثاقب اب پہلے جیسے ہی رہتا تھا، کیونکہ محبت میں ضروری نہیں جسے ہم چاہیں وہ بھی ہمیں چاہے، لیکن ثاقب کی محبت پاک تھی، وہ اسے من ہی من چاہتا رہا۔ دن بیتتے گئے، 1 سال گزر گیا۔ اس دوران نثار اور ثاقب کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ ایک روز ثاقب آفس سے گھر آیا تو اس کے ابو نے اسے بلایا، بیٹا ثاقب یہاں آؤ۔ ثاقب ان کے پاس چلا آیا۔ جی ابو۔ بیٹا ہم نے آپ کے لیے لڑکی پسند کی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے والد عالم ہیں اور یہاں دلی میں ہی رہتے ہیں۔ ہم سبھی کو تو لڑکی بہت پسند آئی، یہ لڑکی کا فوٹو ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگوں نے دیکھ لی، خاص کر آپ نے اور امی نے دیکھ لی تو مجھے یقین ہے کہ اچھی ہی ہوگی۔ آپ اور امی کبھی ہمارا برا تھوڑی نہ سوچیں گے۔ ابو آپ ہمارے ابو ہیں، ہم آپ کے نہیں۔ آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے۔ آپ دونوں نے آج تک ہم سے جو بھی مانگا ہم نے دیا۔ اب اس گھر میں بہو آئے گی تو آپ دونوں کی پسند کی ہی آئے گی، اور اگر ہمیں کوئی پسند ہوتی تو ہم آپ دونوں کو بتاتے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ دونوں ہمیں منع نہیں کرتے۔ آپ کا حق ہے اپنے بچے کے لیے فیصلہ لینے کا۔ اتنا کہہ کر ثاقب خاموش ہو گیا۔ ثاقب کے ابو نے ثاقب کی امی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، پھر انہوں نے ثاقب کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ثاقب کی امی سے کہا، سن رہی ہیں نصرت، آپ کا بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ ثاقب کی امی بھی ہنس دی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد ثاقب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر نثار اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کوئی بک پڑھ رہی تھی تو حسن صاحب، نثار کے ابو نے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہا، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں بیٹا؟
निसार ने देखा तो कहा, जी अब्बू आइए ना, आपको पूछने की क्या ज़रूरत, आप हक से आ सकते हैं। हसन साहब आए और निसार के पास बैठते हुए कहा, क्या पढ़ रही है हमारी बच्ची? निसार ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी अब्बू हम दास्तान करबला पढ़ रहे हैं। हसन साहब ने कहा, बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा, हम आपको ये इत्तला करने आए हैं कि कल आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आप कल यहीं रहिएगा। निसार ने फिर आहिस्ता और छोटा जवाब दिया, जी अब्बू। हसन साहब ने कहा, अच्छा आप अपना पढ़ना जारी रखिए, हम चलते हैं। और उसके सर पर हाथ फेरकर हसन साहब बाहर चले गए। उनके जाने के बाद निसार वापस पढ़ने लगी। काफ़ी देर तक वो पढ़ती रही और जब नींद आ गई तो उसने किताब को टेबल पर रखा और लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। साकिब सुबह अपने अब्बू और अम्मी और खाला के साथ लड़की वालों के यहाँ चला गया। शादाब नहीं आया था, वो किसी काम से बाहर गया था। कुछ देर बाद ही सब लड़की वालों के यहाँ आए थे। साकिब खामोश सा बैठा हुआ था। इधर निसार तैयार हो चुकी थी और अपने कमरे में बैठी थी। लड़के वाले बाहर बैठे थे। कुछ देर बाद निसार की अम्मी आई और निसार को बाहर ले गई। निसार सर झुकाए आकर बैठ गई। साकिब उठकर बालकनी में चला आया। तभी साकिब के अब्बू ने निसार के अब्बू से कहा, आलिम साहब। वैसे तो निसार के अब्बू का नाम हसन था, लेकिन वो आलिम थे तो सब उन्हें आलिम साहब ही कहते थे। अगर आप कहें तो क्या दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल लें? निसार के अब्बू ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं, वैसे भी ताउम्र दोनों को साथ रहना है। उन्होंने निसार से कहा, बेटा जाओ आप भी मिल लो। निसार बालकनी की ओर चल दी और बालकनी में चली गई। साकिब उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। निसार ने कहा, सुनिए। साकिब ने पलटकर देखा तो हैरानी और मुस्कुराते हुए कहा, निसार। निसार ने आवाज़ सुनते ही सर उठाया तो सामने साकिब खड़ा था। साकिब को देखते ही निसार खुशी से झूम उठी। आप? इसका मतलब अब्बू ने जिसे हमारे लिए पसंद किया वो आप हैं? साकिब ने कहा, हमें भी यकीन नहीं होता कि हम जिस लड़की को देखने आए वो आप हैं। निसार ने कहा, जी हम ही हैं। साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आप तो हमें देखकर ऐसे खुश हुई जैसे हमारा ही इंतज़ार था आपको। निसार हड़बड़ा गई तो साकिब ने कहा, अच्छा बताइए इतनी खुश क्यों हुई आपको? निसार ने नज़रें नीची किए ही कहा, क्योंकि हम भी आपसे मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन अब्बू की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। साकिब ने मुस्कुराकर कहा, जो होता है अच्छा ही होता है। वो खुदा सब जानता है कि उसके बंदों की खुशी किस में है, और हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम जिसे देखने आए हैं, जिसे हमारे अब्बू ने हमारे लिए पसंद किया, वो आप हैं। वाकई खुदा की कुदरत लाजवाब है। इत्तेफाक भी कभी कभी लाजवाब होते हैं। दोनों मुस्कुरा दिए। दी एंड। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।